हेलो एंड वेलकम नीट एस्पिरेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 139। यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 6 का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने एनटीए ओजी जो पीवाईक्यूज हैं वो एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज। तो इससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी इस टॉपिक की। सो देखिए, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। तो हम इस तरह से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। एक्सटर्नल जेनेटिलिया, then anatomy and microscopic anatomy, and the process of gamete formation in male and in female. Then in case of no fertilization, what happens? Menstrual cycle in females, this is discussed in the chapter. ये पार्ट ईस्ट्रस साइकिल पे क्वेश्चन आया था नीट 2023 में, इसीलिए ये पार्ट भी मैं डिस्कस करूंगी। देन इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, zygote to blastocyst stage, then implantation, placenta formation, intrauterine development, parturition जो कि चाइल्ड बर्थ है, इसके बाद आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ओके, तो रोल ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, इसमें हम ब्रेस्ट एनाटमी पढ़ेंगे, एंड व्हाट इज लैक्टेशन, व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े थे, आई एम श्योर आपको आइडिया है कि हर डिसऑर्डर के लिए कौन से स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। आज जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ओके, तो इसमें कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं। देखिए, ये बहुत ही प्राइवेट टॉपिक है, तो इसीलिए इसे ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता। तो गुप्त रोग नाम से काफ़ी लोग ना मिसगाइड भी करते हैं। तो देखिए, इस तरह के कैंप्स बहुत होते हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। अब ऐसे को क्वैक्स कहा जाता है, ये अनसर्टिफाइड हैं और ये आयुर्वेदा के नाम पे बहुत मिसगाइड करते हैं लोगों को। ओके, आयुर्वेदा एक एस्टैब्लिश साइंस है, एंड आयुष में तो वो इंक्लूडेड भी है, BAMS। ओके, लेकिन ये मिसगाइड करते हैं और ये सारे मेडिकल टर्म्स यूज कर कर लोगों को मिसगाइड करते हैं। ओके, तो इसकी अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। सो बिकम अवेयर एंड ऑल्सो स्प्रेड अवेयरनेस। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जो स्पेशलिस्ट हैं वो यूरोलॉजिस्ट होते हैं। ओके, यूरोलॉजी में ही फर्दर सुपर स्पेशलिटी होती है एंड्रोलॉजिस्ट। सिमिलरली गायनेकोलॉजिस्ट, ये फीमेल्स के सारे इश्यूज उनके एक्सपर्ट होते हैं। साथ ही साथ ये एक टर्म है रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हॉर्मोन्स, इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हॉर्मोन्स कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑल्सो द फंक्शनल डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये स्पेशलिस्ट साइंटिफिकली प्रूवन मेथड से फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, इमेजिंग, जो भी ज़रूरी है वही प्रोसीजर्स को यूज़ करेंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, एंड अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वीवी पैरिस। तो इसके साथ साथ एक और पॉइंट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन सीन इन ह्यूमंस। सो जैसे हमने प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, देन फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सेम वे हम ह्यूमन बींग्स में भी स्टडी करेंगे। तो पहले गैमेटोजेनेसिस होगी, मेल एंड फीमेल, देन फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फॉलोड बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। Male reproductive system is located in the pelvis region. It includes pair of testes along with accessory ducts, glands and external genitalia. So testes, then ducts जिसमें vas deferens ejaculatory duct है, then glands में prostate, seminal vesicle, bulbourethral gland and external genitalia में penis and scrotum.
Testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch. Name of the pouch is scrotum. And इससे एडवांटेज क्या होता है? टेस्टिस आर मेंटेन्ड एट ए लोअर टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर. अब ये लो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए. सो देखिए, जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा है बिफोर बर्थ, ओके, तो एब्डोमेन में लोकेटेड होते हैं टेस्टिस एंड 33 to 36 वीक्स, ओके, तो फुल टर्म होने से पहले अराउंड इस टाइम पे ये डिसेंड करते हैं एंड स्क्रोटम में यहाँ पर पोजीशन होती है इनकी. तो पीडियाट्रिशियन एंड डॉक्टर्स दे चेक फॉर डिसेंडेड टेस्टिस एट बर्थ. एंड जो न्यूबॉर्न में ये डिसेंड नहीं हुए हैं, ओके, तो इतने टाइम पीरियड के अंदर सर्जरी की जाती है ताकि इन्हें स्क्रोटम में प्लेस किया जाए. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, द लोअर टेम्परेचर. देन एडल्ट्स में टेस्टिस का शेप एंड साइज, okay, it is covered by dense covering. Each testis has about 250 compartments called testicular lobules. So testis के बाहर dense covering है, length 4 to 5 centimeter, width 2 to 3 centimeter, and इसमें देखिए ये lobules होते हैं, तो around 250 testicular lobules हैं. इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं. ये यूट्यूब चैनल है डिज़ाइन सेल्स एंड ये वीडियो आप ज़रूर देखना, तो आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा एनाटमी ऑफ टेस्टिस. हर लॉब्यूल में 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. ये हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 types ऑफ सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, ये मेल जर्म सेल्स हैं, एंड सर्टोली सेल्स. तो ये है सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स, एंड दिस इज द ल्यूमेन ऑफ ट्यूब्यूल. द मेल जर्म cells spermatogonia undergo meiotic divisions, finally leading to spur formation, while Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. तो सर्टोली सेल्स का रोल क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. सो देखिए, ये लाइनिंग है स्पर्मेटोगोनिया की, इनमें माइटोसिस होती है, तो जो न्यू सेल्स जेनरेट होंगे उनमें मायोसिस होगी. ओके, ये बहुत ज़रूरी है माइटोसिस, अदरवाइज स्पर्मेटोगोनिया का नंबर डिप्लीट हो जाएगा. देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो मायोसिस 1 टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मायोसिस 2 होगा, स्पर्मेटिड बनेंगे. अब देखिए, ये जो एरो है ये मोटाइल स्पर्म को इंडिकेट कर रहा है, ये एक मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में. ओके, इसके बदले कुछ ऐसे राउंड सेल होने चाहिए. नॉन मोटाइल सेल्स को स्पर्मेटिड कहते हैं. देन स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजुआ बनेंगे वाया द प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस. एंड ये जो सेल्स हैं ये हैं सर्टोली सेल्स टू नरिश द जर्म सेल्स. The region outside the seminiferous tubules called interstitial spaces contains small blood vessels, interstitial cells or Leydig cells. Leydig cells synthesize and secrete testicular hormones, androgens. Other immunologically competent cells are also present. So इसी सेक्शन में ये जो रीजन है, ओके, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का रीजन है, इसे इंटरट्यूब्यूलर रीजन कहते हैं या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस. सो ये जो सेल्स हैं ये हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ओके, जिन्हें लेडिक सेल्स भी कहते हैं. यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं एंड सम इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. लेडिक सेल्स प्रोड्यूस टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस. Male sex accessory ducts are radiotestis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. So देखिए, यहाँ lobules के बाहर इस रीजन में जो ट्यूब्यूल्स हैं वो हैं radiotestis, then vas efferentia, then this part, this is epididymis, okay, and जो merge होकर के बनाते हैं vas deferens. So ये 4 different types हैं accessory ducts: radiotestis, vas efferentia, epididymis, vas deferens. So ये vas deferens है and it will loop over urinary bladder and then seminal vesicle से जो duct आएगा उसके साथ merge होकर के वो ejaculatory duct बनाते हैं.
ये कॉमन यूरेथ्रा है जिससे यूरिन एज वेल एज सीमेन दोनों पास होते हैं। अब ये इमेज टेक्स्ट बुक की नहीं है, तो इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली दो वैस डिफरेंस है क्योंकि पेयर ऑफ टेस्टिस है। ओके, तो ईच टेस्टिस से वैस डिफरेंस आ रहे हैं। ओके, एंड दो सेमिनल वेसिकल हैं, तो इस तरह से ये इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं एंड देन इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ मर्ज हो जाता है विद द यूरेथ्रा। एंड यूरेथ्रा एंड इजैकुलेटरी डक्ट ओके दोनों प्रोस्टेट से होके गुजरते हैं। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, vas deferens receives duct from seminal vesicle and opens into urethra as, so it opens as ejaculatory duct. Vas deferens receives a duct from seminal vesicle, opens into urethra as ejaculatory duct. So this is correct statement. Second statement फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में है, तो इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। The ducts store and transport the sperm from testis to the outside through urethra. The urethra originates from urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन 2019 का, select the correct sequence for transport of sperm cells in male reproductive system. So testis के बाद epididymis, then efferentia. This is wrong. Efferentia पहले आता है. Then second one, seminiferous tubules, radiotestis, vas efferentia, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct, urethra, urethral meatus. So this is the answer. Option 2. Then this is the external genitalia. It is made up of special tissue that helps in erection of the penis to facilitate insemination. So देखिए internal fertilization होता है, तो ये erection बहुत important है, then only insemination will be possible. Enlarged end of penis is called glans penis. It is covered by a loose fold of skin called foreskin. Okay, so this is foreskin. The male accessory glands include two seminal vesicle, then a single prostate and two bulbourethral glands. The secretion of these glands constitute seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. देखिए composition important है, okay, and तीनों gland important है seminal plasma बनाने के लिए. So seminal plasma, the fluid part of semen, is contributed by, so तीनों ही gland involved हैं, seminal vesicle, prostate and bulbourethral. 1, 2, 4. 1, 2, 4. The secretions of bulbourethral gland also helps in the lubrication of penis. So ये additional role है bulbourethral gland का. अब हम बात करते हैं gametogenesis and spermatogenesis specifically. So लेक्चर नंबर 45 में मैंने meiosis ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो इस केस में देखिए तो ओरिजिनल जर्म सेल्स जो हैं वो हैं स्पर्मेटोगोनियम, तो इनका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा 46 क्रोमोसोम, क्योंकि ये डिप्लॉयड सेल्स हैं. तो एक पेयर ऐसा दिखेगा होमोलोगस पेयर. ओके, देन सबसे पहले इसमें माइटोसिस होगी, डायरेक्टली मायोसिस नहीं होती है. कोई स्टेटमेंट आए तो आप ध्यान देना. ओके, ओनली माइटोसिस हैपेंस इन स्पर्मेटोगोनियम टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब इसमें माइटोसिस हुई है तो जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे. ओके, तो क्रोमोसोम नंबर भी 46 रहेगा, डिप्लॉयड सेल है ये. देन जब मायोसिस के लिए ये प्रिपेयर करता है ये सेल, तो G1, S एंड G2 फेज की वजह से हर एक क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा क्रोमैटिड्स आ जाएंगे. ओके, तो ऐसा दिखेगा क्रोमोसोम. ओके, इट विल हैव डबल द DNA. एस फेस हो गया है, डुप्लीकेशन हो गया है जेनेटिक मटेरियल का. मायोसिस 1 के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे. तो मायोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, बट स्टिल ईच क्रोमोसोम इज कैरिंग द एक्स्ट्रा क्रोमैटिड. 2 नॉन मोटाइल हैप्लॉइड सेल्स बट DNA स्टिल डबल. तो इसके बाद क्या होगा मायोसिस 2, तो स्पर्मेटिड बनते हैं. ओके, 4 cells. These are still non-motile, they are haploid and they have single DNA. Then spermiogenesis होगी and they will form spermatozoa. Again 4 cells but now they are
मोटाइल हैप्लॉइड सेल्स। सो देखिए, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन है। स्पर्मेटोगोनिया पेरिफेरी में होते हैं। ओके, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें से माइटोसिस होकर के बनेंगे। ओके, then secondary spermatocyte will form after meiosis 1, then spermatid will be formed after meiosis 2, एंड फाइनली स्पर्मेटोजोआ जो कि मोटाइल सेल्स हैं, उनमें फ्लैजेला दिखेगा। ओके, दे विल बी हेयर। तो बाहर से होते हुए अंदर की तरफ जैसे जैसे मायोसिस प्रोग्रेस होता है वो अंदर दिखते हैं। ओके, एंड फाइनली स्पर्म हेड्स दे बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स जो कि नरिश करते हैं स्पर्म्स को। एंड फाइनली द स्पर्म्स आर रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। अब जब स्पर्मेटोजोआ यहाँ फ्री हो जाएंगे ल्यूमेन में, तो वो मूव करेंगे कुछ इस तरह से। ओके, तो आप इमेजिन कीजिए यहाँ अगर वो बने हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो इन ट्यूब्स के थ्रू मूव होकर के रेटे टेस्टिस तक आएंगे, देन vas efferentia, and then epididymis, and then finally vas deferens। इस क्वेश्चन को नीट 2022 का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कहा जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो गए थे, रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो जो इमेज मैंने अभी आपको दिखाई है, तो इनटू इज करेक्ट। ओके, तो रिलीज ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड वन, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। दिस इज इनकरेक्ट। Spermiogenesis is the transformation of non-motile spermatids to spermatozoa. So 2 is incorrect, 1 is correct. Option 3 is the answer. So spermatogenesis हमने अच्छे से समझ लिया है। अब ये प्रोसेस बिगिन कब होती है? मेल में एट प्यूबर्टी अराउंड 13 to 14 ईयर्स। एंड सेम जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको डायग्राम्स में दिखाया था वही यहाँ पे लिखा गया है। Primary spermatocytes form two equal haploid cells called secondary spermatocytes. What would be the number of chromosomes in the spermatids? ये haploid हैं, तो number of chromosomes 23 होंगे। Spermiogenesis, sperm heads become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. सारे डायग्राम्स आपने देख लिए हैं। सो आई सिंसियरली होप आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ये बात आप याद रखना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ, इसका नाम क्या है? एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है एंड GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस 2 गोनाडोट्रोपिन्स LH एंड FSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH लेडिक सेल्स पे एक्ट करेंगे जो कि इंटरस्टिशियल सेल्स हैं एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH acts on Sertoli cells जो कि अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। दे स्टिमुलेट सेक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। सो GnRH, okay, they are produced by hypothalamus gonadotropin releasing hormone. They will act on anterior pituitary. Then LH produced by pituitary, it will act on Leydig cells or interstitial cells. Interstitial cells will produce testosterone. This will stimulate spermatogenesis. And FSH secreted by pituitary gland, it acts on Sertoli cells, stimulates spermiogenesis. So spermatogenesis continuous process है, puberty में begin होती है। So with chromosome number ये सब डिनोट किया गया है। इक्वल डिविजन्स होते हैं,
It begins at puberty, and the process from spermatogonia till formation of spermatozoa is continuous process. इस पे based a question. Spermatogonia undergo division to produce sperms by the process of spermatogenesis. Choose the correct one with reference to above. Spermatogonia have 46 chromosomes and always undergo meiotic division. This is incorrect. अगर इसी में meiosis शुरू हो जाएगा तो कोई stalk cells बचेंगे ही नहीं. This is incorrect. Primary spermatocyte divide by mitotic cell division. No, it will undergo meiosis. Secondary spermatocyte have 23 chromosomes and undergo second meiotic division. Correct. This is correct. Spermatozoa are transformed into spermatids. ये opposite है. Spermatids are transformed to spermatozoa. So the only correct statement is option C. This is the answer. This one, NEET 2024 का question है. Identify the correct option. A, B, C, D. A, B, C and D. So GnRH दो गोनाडोट्रोपिन्स स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन, LH एंड FSH. सो A विल बी FSH. FSH 1 and 3 में है. देन B इज, तो LH विल स्टिमुलेट इंटरस्टिशियल सेल्स. यहाँ पर देखिए लेडिक सेल्स हैं, उन्हीं को इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं. यहाँ सर्टोली है, सर्टोली इज रॉन्ग. सो दिस इज द राइट वन. ऑप्शन 1 इज द आंसर. देन C सर्टोली है. Yes, FSH will stimulate Sertoli cells. Sertoli cells will produce factors and these factors will stimulate spermiogenesis. Now next topic, structure of sperm. तो sperm के 4 parts हैं. Microscopic structure composed of head, neck, middle piece and a tail. Head, this small neck, then middle piece and tail. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स होल बॉडी ऑफ स्पर्म. ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ये आ सकता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्स ओनली हेड, या इट कवर्स अप टू मिडिल पीस, या इट कवर्स द होल बॉडी. सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट. इट कवर्स द होल बॉडी. सो यहाँ पर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन एक्रोसोम, इसमें एंजाइम्स होते हैं. ओके, दिस विल हेल्प इन पेनिट्रेटिंग जोना पेल्यूसिडा. न्यूक्लियस विल कंटेन द जेनेटिक मटेरियल. नेक रीजन, इसके कुछ डिटेल्स दिए नहीं हैं तो आप अपने आप को ओवरलोड ना करें. ओके, अदरवाइज सेंट्रियोल्स के बारे में डिस्कशन होता है रेफरेंस बुक में, एनसीईआरटी में नहीं है तो आप अपने आप को ओवरलोड मत करना. मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है. माइटोकॉन्ड्रिया से ऑब्वियसली एनर्जी मिलेगी. एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज the spermatozoa needs to swim in the female reproductive tract. And this last part is tail. Sperm head contains elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by cap-like structure acrosome. Acrosome is filled with enzyme that help fertilization of the ovum. So देखिए ऐसा कुछ है. तो sperm heads, यहाँ पर एक्रोसोम है तो वो एंजाइम रिलीज होंगे एंड जोना पेल्यूसिडा को वो डाइजेस्ट करके देन ओनली दे कैन रीच द ओवम. मिडिल पीस पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन. ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स 200 to 300 million sperms ड्यूरिंग अ कोइटस. सो ये अगर आप इमेज देखें, कोइटस के दौरान यहाँ पर इजैकुलेशन होता है तो स्पर्म की मोटिलिटी होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज स्पर्म नीड्स टू ट्रैवल एंड रीच ऑल द वे टिल एम्प्यूला. ओके, सो 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी. टोटल नंबर इज अबाउट 200 to 300 million sperms. अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन. हेड कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल A4. A4 is in B and C. Then middle piece. Middle piece is for energy. It contains mitochondria. So A4 and B3. A4, B3 is in option number B. Sperms released from the seminiferous tubules are transported by accessory ducts.
Secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicle, and prostate are essential for maturation and motility of sperms. Again, important statement. Okay, these four are important for maturation and motility of sperms. Seminal plasma along with sperm constitute semen. The functions of male sex accessory ducts and glands are maintained by testicular hormones, androgens. सो इसके साथ ही हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. इन केस ऑफ नो फर्टिलाइजेशन द स्पर्म्स आर रीअब्सॉर्ब्ड. दिस इज द मेन मेथड. अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. दिस कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviducts, fallopian tubes, uterus, cervix, vagina, and external genitalia. These are located in the pelvic region. So this is external genitalia, then this is vagina, cervix, this is uterus. इस व्यू में भी आप देख सकते हैं vagina, then cervix, cervix, uterus, fallopian tube, oviduct, pair of oviduct, okay, and pair of ovaries. These parts of the system along with pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and childcare. Then ovaries are the primary female sex organs that produce female gamete and several steroid hormones, ovarian hormones. Then size of the ovary 2 to 4 centimeter in length, connected to the pelvic wall and uterus by ligament. तो ये anatomical ligament है, इसमें भी dense connective tissue होता है. ओके तो जो लिगामेंट आपने डेफिनेशन वाइज पढ़ा है बोन टू बोन कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट वो एक्सटर्नल जो स्केलेटल लिगामेंट्स हैं ये एनाटोमिकल लिगामेंट्स हैं एंड ये कनेक्ट करते हैं ओवरी को विथ पेल्विक वॉल एंड विथ यूटरस. सो साइज इज अबाउट 2 to 4 centimeter in length. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into two zones, peripheral cortex and inner medulla. Accessory ducts 3 हैं, fallopian tubes, uterus and vagina. These are accessory ducts. मेल में देखिए 4 थे, rete testis, vas efferentia, epididymis and vas deferens. accessory ducts में आते हैं वो. ये भी देखिए पोटेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि डक्ट में आप सिर्फ ओवी डक्ट ही मत कंसिडर करना, ये भी यूट्रस एंड वेजाइना भी इंक्लूडेड हैं डक्ट्स में. ईच फैलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 centimeter long, extends from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is funnel shaped infundibulum. The edges of the infundibulum possess finger like projections called fimbriae which help in collection of secondary oocyte. तो टेक्स्ट बुक में ओवम लिखा है बट इट इज सेकेंडरी oocyte आफ्टर ओव्यूलेशन. द infundibulum leads to wider part of the oviduct ampulla. The last part of the oviduct isthmus has a narrow lumen and it joins the uterus. तो देखिए बायोलॉजी में फिम्ब्रे वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था इन द चैप्टर सेल यूनिट ऑफ लाइफ. तो ये बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है विच हेल्प्स इन अटैचमेंट टू सर्फेसेस. यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज फिम्ब्रे. फिम्ब्रे आर फिंगर लाइक एज. infundibulum is funnel shaped, ampulla is the wider part, isthmus is the narrower part and it joins the uterus. Uterus is single, it is also called womb. The shape of the uterus is like inverted pear. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. Uterus opens into vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with vagina forms the birth canal. तो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. ejaculatory duct ये हमने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया था. The second part, cavity of the cervix is called cervical canal, which along with vagina forms birth canal. Correct. Option 3 is the answer. The wall of the uterus has 3 layers of tissue.
The external thin membranous perimetrium, middle thick layer smooth muscle myometrium, and inner glandular layer called endometrium that lines the uterine cavity. Endometrium undergoes cyclic changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. So यहाँ पर ये 3 layers हैं, 3 layers of tissue. Innermost endometrium, then middle muscular layer myometrium, and perimetrium is the outer layer. Then female external genitalia include mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. तो इसमें देखिए keywords हैं. Mons pubis, keyword is it is cushion of fatty tissue and it is covered by skin and pubic hair. Labia majora, fleshy fold of tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening. Labia minora, they are paired folds of tissue under labia majora. Under labia majora, opening of the vagina is often covered partially by a membrane called hymen. It is covered partially and it is a membrane. And last, clitoris, इसके लिए कीवर्ड है finger like structure which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening. So जब भी आपको इस तरह के मैच क्वेश्चंस आए, always read the list which has more words. A fleshy fold of tissue surrounding the vaginal opening. So this is labia majora, D1. D1 is in 1 and 2. Then fatty cushion of cells covered by skin and hair. ये mons pubis है. So D1 and A2. A2 and D1. Option number 1. Hymen के लिए कीवर्ड क्या है? Membrane like structure. And clitoris के लिए finger like structure. Now regarding hymen, it is often torn during the first coitus. However, it can also be broken by sudden fall or jolt, insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding and cycling. In some women, the hymen persists even after coitus. So इसीलिए यहाँ पर ये जो लिखा है often torn, but it is not applicable in all the cases. In some women, ये exceptions हैं. It can persist even after coitus. And this is the reason presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन नीट 2024 का, presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity. Statement 1 is correct. Hymen is torn during the first coitus only. This is incorrect. 1 is true, 2 is false. Option 3. अब next topic, oogenesis. The process of formation of mature female gamete is called oogenesis. It is markedly different from spermatogenesis. So अब तक हमने देखा है spermatogenesis is initiated at puberty, but oogenesis is initiated during embryonic development. That means fetal life. When a couple of million gamete mother cells, which are oogonia, are formed within each fetal ovary. And इसके बाद new oogonia नहीं बनते हैं. So before birth, this is the number 2 million oogonia. These cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage, called primary oocyte. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called primary follicle. So they will start division and enter in prophase 1 and get arrested there. So these are primary oocytes. They get covered by a layer of granulosa cells and this complete structure is called primary follicle. तो इस एरेस्ट की वजह से ही oogenesis को हम कहते हैं कि दिस प्रोसेस इज इंटरप्टेड. स्पर्मेटोजेनेसिस इज अनइंटरप्टेड. सो देखिए फीटल लाइफ एंड देन आफ्टर बर्थ प्यूबर्टी में इट रिज्यूम्स
एंड देन अगेन इट स्टॉप्स. देन फर्टिलाइजेशन के बाद ही ओवम बनता है, हैप्लॉइड ooted. Secondary oocyte, this is haploid but it has double DNA, and after fertilization the second meiosis is initiated and then it leads to formation of ovum or ooted. So large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty, leaving around 60,000 to 80,000 primary follicles in each ovary. सो प्राइमरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल में जो oocyte है वो प्राइमरी oocyte ही है. डिफरेंस क्या है? प्राइमरी फॉलिकल इज सराउंडेड ओनली बाय ग्रैन्युलोसा, लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रैन्युलोसा के साथ साथ थीका भी होता है. The secondary follicle soon transforms into tertiary follicle, which is characterized by fluid-filled cavity called antrum, and theca layer is also organized into theca interna and theca externa. So जब ये प्रोसेस हो रहा है इसी दौरान meiosis 1 भी होता है. ओके, तो प्राइमरी oocyte will convert into secondary oocyte. सो टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte नहीं है, सेकेंडरी oocyte है. इट इज सराउंडेड बाय ग्रैन्युलोसा, थिका इंटरना एंड थिका एक्सटर्ना. तो अब तक हमने अनइंटरप्टेड एंड इंटरप्टेड ये डिफरेंसेस पढ़े थे स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज द डिविजन्स आर अनइक्वल. सो देखिए, एक छोटी सी पोलार बॉडी यहाँ पर बनती है एंड जो सेकेंडरी oocyte है दैट इज बिगर इन साइज. द रीजन इज जितना ज्यादा साइटोप्लाज्म रहेगा उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें स्टोर्ड रहेंगे, तो जितना भी कंटेंट इसमें अवेलेबल है उसी में सेल्स को सर्वाइव करना होगा फॉर 6 days. The secondary oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. Can you think of any advantage of this? So reason मैंने आपको बताया है, it has to survive for 6 days. Okay, that is why it has to retain maximum cytoplasm. Does the first polar body born out of the first meiotic division divide further or degenerate? So the answer is, at present we are not very certain about this, whether it divides or degenerates. Tertiary follicle then changes into mature follicle, which is called Graafian follicle. The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida. So this is the characteristic feature of Graafian follicle. Graafian follicle now ruptures to release secondary oocyte from the ovary, and this process is called ovulation. Can you identify major differences between spermatogenesis and oogenesis? ये 3 major differences हैं. The process is initiated at different time points. The process is uninterrupted here, interrupted here. Equal divisions occur in spermatogenesis, unequal divisions occur in oogenesis. तो इस पार्ट को अगर समराइज करें, oogoneum, ओके, दे आर डिप्लॉयड सेल्स. सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये. देन oogoneum will undergo mitosis to form primary oocyte. This is also diploid. देन meiosis 1 के लिए जब वो प्रिपेयर करते हैं तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा, ये एक्स्ट्रा सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. देन सेकेंडरी oocyte बिकम्स हैप्लॉइड क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं. सो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बट द DNA is still double. तो meiosis 2 which happens only after fertilization. This will form ovum or ooted. एंड दोनों ही केस में आफ्टर meiosis 1 एंड meiosis 2 पोलार बॉडी बनते हैं. They have very little cytoplasm. At which stage of life the oogenesis process is initiated? It is in the fetal life, embryonic developmental stage. Option 2. Which among the following has 23 chromosomes? Spermatogonia 46, zygote 46, secondary oocyte has 23 chromosomes. Oogonia again is 46. So option C. Which of the following statements are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis? So spermatogenesis के unique events वो हमें पिक करने हैं.
It results in the formation of haploid gamete. Both of them results in formation of haploid gamete. ए तो ऑप्शन है ही नहीं इसमें. Differentiation of gamete occur after completion of meiosis. Yes, differentiation का मतलब होता है कि any change in the structure and function. तो structurally change होते हैं, spermiogenesis होता है. Okay, तो B is correct. Meiosis occur continuously in a mitotically dividing stem cell population. C is unique about spermatogenesis. So C is here, and we also need to rule out E. It is initiated at puberty. Correct. So answer will be option 4. B, C and E. D wrong क्यों है? It is controlled by LH and FSH secreted by anterior pituitary. तो ये दोनों कॉमन है oogenesis का. ओके, तो हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए. अब हम menstrual cycle के बारे में बात करेंगे. The reproductive cycle in the female primates, monkeys, apes and human beings is called menstrual cycle. So देखिए, हमने एनिमल किंगडम में मैमल्स की ये लिस्ट पढ़ी थी. ओके, तो ये सारे नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं, एंड नॉन प्राइमेट मैमल्स में ईस्ट्रस साइकिल होता है. इसमें क्या होता है ईस्ट्रस साइकिल में? एंडोमेट्रियम इज नॉट शेड, इट इज इन फैक्ट एब्जॉर्ब्ड इन केस ऑफ नो फर्टिलाइजेशन. तो ब्लीडिंग इसमें नहीं होती है. ओके, एंडोमेट्रियम इज एब्जॉर्ब्ड, इट इज नॉट शेड. प्राइमेट्स में ये सब इंक्लूडेड हैं. तो टेल्ड प्राइमेट्स होते हैं एंड टेललेस प्राइमेट्स होते हैं. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सीन इन प्राइमेट्स. टेल्ड प्राइमेट्स में मंकी आएगा, मैकाका, जो कि हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, एंड प्राइमेट्स टेललेस प्राइमेट में ह्यूमंस हैं. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? एंडोमेट्रियम इज शेड, देयरफॉर इट इज एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग. सो देखिए, ये पार्ट है, इसे मेंसेस कहते हैं. तो इसमें ब्लीडिंग होती है 1 to 5 डेज तक. सो 28 डेज का साइकिल है. ओके, तो फर्स्ट 5 डेज में ब्लीडिंग होगी. सो दिस इज मेंस्ट्रुएशन. इट इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज और proliferative phase, then luteal phase which is called secretory phase, and after that the cycle will repeat. तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है यूटेराइन इवेंट्स. तो जो एंडोमेट्रियम है उसका शेडिंग हो रहा है, एंड देन अगेन उसमें ग्रोथ होगी. इट विल ग्रो एंड अगेन इट विल बी शेड ऑफ इन केस ऑफ नो फर्टिलाइजेशन. The first menstruation begins at puberty. This is called menarche. In human females, menstruation is repeated at an average interval of 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. So देखिए, यूटेराइन इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज दिस विल एक्ट एज अ कुशन एंड इट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द फीटस. नाउ इसमें आप देख सकते हैं लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन. तो पिट्यूटरी 2 हॉर्मोन्स है, गोनाडोट्रोपिन्स, एफएसएच, एलएच. तो एफएसएच का लेवल हाई है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इट विल स्टिमुलेट द फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स, दे विल स्टार्ट ग्रोइंग. दैट इज व्हाई दिस फेज इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज, proliferative phase. So primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, Graafian follicle, follicular growth हो रही है इस दौरान. एंड देन LH, इसका देखिए एक रैपिड इंक्रीज होगा. दिस इज कॉल्ड LH सर्ज, एंड दिस विल कॉज द Graafian follicle to rupture and release secondary oocyte. Okay, and then again the FSH will increase in the next cycle. तो ओवरऑल आप देखें, LH का जो ग्राफ है वो ऊपर है. ओके, FSH का यहाँ पर हाई है, एंड देन LH से वो नीचे ही रहता है. ये ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. तो कौन सा कर्व FSH का है, कौन सा LH का है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. देन यहाँ पर देखिए, फॉलिकुलर ग्रोथ हो रही है इन रिस्पॉन्स टू FSH. ओके, then ovulation in response to LH, and then what is left out is corpus luteum.
सो देखिए जो फॉलिकल डेवलप हो रहा है इट सेक्रीट्स ईस्ट्रोजन, सो ओव्यूलेशन के दौरान ईस्ट्रोजन के लेवल्स भी हाई होते हैं। देन देखिए कॉर्पस लूटियम विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स हाई जाते हैं। तो इन रेस्पॉन्स टू ईस्ट्रोजन यूटराइन इवेंट्स में देखिए ये ग्रोथ होती है, तो इस ग्रोथ के लिए ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। देन प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स द यूटराइन लाइनिंग एंड व्हेन बोथ द लेवल्स ड्रॉप, यहाँ पर देखिए बोथ द लेवल्स ड्रॉप, तो in response to low levels of estrogen and progesterone, the endometrial lining is also shed off. Which hormone is primarily responsible for the maturation of follicles in the ovary? So follicles maturation के लिए follicle stimulating hormone है 1B. Follicle stimulating hormone के levels initially high होते हैं and it stimulates follicular growth. The LH surge, which induces rupture of Graafian follicle, occurs around which day of 28-day cycle? So it is around day 14. Option C. Day 14, LH surge and rupture of Graafian follicle. Which structure is responsible for secreting high levels of progesterone during luteal phase? So the structure is corpus luteum. 3C. Corpus luteum secretes progesterone. The most fertile period in a normal 28-day menstrual cycle is, it is at the time of ovulation. So यहाँ पर जो दिया है उस हिसाब से 9 to 16, क्योंकि 14 in between आ रहा है. So 4B, this one. Okay, day 14. Which hormone causes thickening of the endometrium during proliferative phase? तो थिकनिंग में इंपॉर्टेंट रोल ईस्ट्रोजन प्ले करता है। एफएसएच फॉलिकुलर ग्रोथ करेगा एंड फॉलिकल इन टर्न ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, मेंस्ट्रुएशन इज ट्रिगर्ड बाय ए सडन डिक्रीज इन विच हॉर्मोन्स? सो बोथ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स फॉल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सो ये आप याद रखना, शेडिंग कब होती है? इस दौरान जब दोनों हॉर्मोन्स के लेवल ड्रॉप होते हैं। First menstruation is called, it is menarche. Option 2. One ovum is released during middle of each menstrual cycle. Major events of the menstrual cycle are shown in the figure, जो कि हमने already discuss कर लिया है. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may be caused due to some other underlying causes, जैसे कि stress and poor health. Menstrual phase is followed by follicular phase. During this phase, primary follicle in the ovary grow to become fully mature Graafian follicle. Both LH and FSH attain a peak in the middle of the cycle, which is 14th day. And LH surge, ovulation. Corpus luteum secretes large amount of progesterone, which is essential for maintenance of the endometrium. And the endometrium in turn is necessary for implantation of the fertilized ovum. And अगर successful fertilization हुआ, pregnancy हुई, तो during pregnancy all events of the menstrual cycle will stop. There is no menstruation. कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट होके कॉर्पस एल्बिकन बनता है, ये मेंशन नहीं है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। इन ह्यूमन बींग्स menstrual cycle ceases around 50 years of age. This is termed menopause. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. सारे पॉइंट्स जो भी मैंने अभी रीड किए हैं ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब ये लास्ट एक सेक्शन है टेक्स्ट बुक में इंक्लूड किया गया है, न्यू टेक्स्ट बुक में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज उस एरिया में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, ब्लड एक ऐसा सब्सटेंस है, बॉडी फ्लूइड है, जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ या फंगल ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। ओके, तो इसलिए मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। During menstrual cycle, ovulation takes place approximately on the 14th day. Correct. This is correct.
Rapid secretion of LH in the middle of menstrual cycle induces rupture of graphene follicle and thereby the release of ovum. So earlier textbook में ovum ही लिखा था, okay, secondary oocyte mention नहीं था. तो considering that ये statement भी correct है and this is the correct explanation of A. So the answer will be option 3. Both are correct and R is the correct explanation of A. Which of the following hormone levels will cause release of ovum from the Graafian follicle? So it is LH. Low concentration of LH. तो क्योंकि high concentration of LH होना चाहिए, option 1 is incorrect. Low concentration of FSH. High concentration of estrogen. So if you recall, graph में भी estrogen levels high हैं. Okay, this is associated with ovulation. So option 3 is the correct option. Endometrium is necessary for implantation of the blastocyst. Yes, A is correct. In the absence of fertilization, corpus luteum degenerates and that causes disintegration of the endometrium. This is also correct. ये दोनों ही endometrium की बात कर रहे हैं, लेकिन ये part pregnancy के बारे में बता रहा है and this is the opposite of pregnancy, absence of fertilization. Both are correct but R is not the explanation. Option 4 इसका आंसर होगा. अभी देखिए ईस्ट्रस साइकिल के बारे में इसमें बात हो रही है. नीट 2023 का पेपर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल? तो ये ईस्ट्रस साइकिल पे है. तो आप देखिए ए सभी में ही है. ओके तो ये तो करेक्ट ही होगा. इन नॉन प्राइमेट मैमल्स cyclic changes during reproduction are called estrous cycle. Correct. First menstrual cycle begins at puberty. It is called menopause. This is wrong. B is incorrect. So या तो 2 या तो 3 इसमें से कोई राइट होगा. तो D कॉमन है. जस्ट C को आप रीड कीजिए. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. Correct. So A, C and D are the correct statements. Cyclic menstruation extends between menarche and menopause. Yes. Then FSH acts upon ovarian follicles in female and Leydig cells in male. No, Leydig cells नहीं है. It acts on the Sertoli cells. So A is incorrect. तो देखिए जब भी A incorrect होता है तो आप देखिए सब में A true है, सिर्फ false इसी में है. तो आपको रीजन पढ़ने की भी जरूरत नहीं. यू कैन डायरेक्टली मार्क ऑप्शन 4. आर इज ट्रू. ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सेक्रीट ईस्ट्रोजन इन फीमेल while interstitial cells secrete androgen in male human being. This is correct. बट ये ट्रिक आप याद रखना, अगर ए इनकरेक्ट है तो आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हैं. अगेन आप ऑप्शंस को फिर से चेक कर लेना. ए ट्रू सब में होना चाहिए, सिर्फ इसी में फॉल्स होना चाहिए. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन ट्रिगर्स ओव्यूलेटरी सर्ज. सो देखिए प्रीवियस हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें क्या था, लो लेवल्स ऑफ एलएच दिए थे एंड हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन, इसलिए हमने उसे मार्क किया था. बट अभी इसे मार्क करने से पहले आप दूसरे स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए. ओगोनियल सेल्स स्टार्ट टू प्रोलिफरेट एंड गिव राइज टू फंक्शनल ओवा इन रेगुलर साइकिल्स फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स. No, this is incorrect. Oogonial will form primary oocyte before birth. B is incorrect. Sperms released from seminiferous tubules are highly motile. They become highly motile later, okay? Not immediately after release from tubules. Progesterone levels is high during post-ovulatory phase of menstrual cycle. D is correct. So this part is also covered. Up next, fertilization. During copulation or coitus, semen is released by the penis into the vagina. This is called insemination. So sperms are released here and they have to travel this distance. दोनों को ovum and sperms, they are to be transported simultaneously to ampullary region. This is the reason why not all copulation lead to fertilization and pregnancy. The process of fusion of sperm with an ovum is called fertilization. During fertilization, sperm comes in contact with zona pellucida. It induces
changes in the membrane that block the entry of additional sperms. So it prevents polyspermy. This ensures that only one sperm can fertilize ovum. Polyspermy term textbook में mention नहीं है. The secretion of the acrosome helps the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through zona pellucida and the plasma membrane. तो ये जो लूज सेल्स आप देख रहे हैं ये कोरोना रेडिएटा है. Then this layer is zona pellucida. The space is perivitelline space. Again विटिलाइन मेम्ब्रेन्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में. अब अपने आप को ओवरलोड मत करना एडिशनल इंफॉर्मेशन से. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस. रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन zona pellucida. The membranous cover of the ovum at ovulation is, तो इसमें आप जोना पेल्यूसिडा मत मार्क करना, इट इज कोरोना रेडिएटा. जोना पेल्यूसिडा एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स है. ओके, मेम्ब्रेनस कवर कोरोना रेडिएटा का है. दीज आर सेल्स. 2 इवेंट्स आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म. सो मैंने आपको बताया था कि आफ्टर फर्स्ट मायोसिस गैमेट बिकम्स हैप्लॉइड बट इट स्टिल हैज डबल द डीएनए. तो इसीलिए सेकेंड मायोटिक डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form diploid zygote. तो sperm entry के बाद ये 2 events होंगे. How many chromosomes will be there in the zygote? तो zygote diploid है क्योंकि sperm and ovum दोनों के nucleus, haploid nucleus fuse हो गए हैं. Okay, तो it will have 46 chromosomes. Extrusion of second polar body from egg nucleus occurs after entry of sperm but before fertilization. Yes, option 1 is the answer. Meiotic division of the secondary oocyte is completed after zygote formation. This is incorrect. At the time of fusion of sperm with an ovum, it is completed. Yes, correct. Option 2 is correct. अभी नेक्स्ट टॉपिक है. द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय मदर. ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इसमें डिस्कस किया था. बिकॉज ह्यूमन मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक, they produce 2 types of gametes, one containing X chromosome, other containing Y chromosome. This is the reason male is responsible for the sex of the child. फीमेल में दोनों X होते हैं. सो प्रेगनेंसी में चांसेस हैं 50% गर्ल 50% बॉय एंड फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. इस पैराग्राफ में यही बात लिखी गई है. Scientifically, it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother because father produces 2 types of gametes, one containing X and other containing Y. अभी next post fertilization events. पहले हम देखेंगे zygote to blastocyst stage. तो zygote में mitotic divisions होते हैं, इन्हें cleavage कहा जाता है. तो zygote will move through the isthmus. एम्प्यूला के बाद जो रीजन है वो isthmus होता है. ओके, isthmus ऑफ ओविडक्ट fallopian ट्यूब एंड these mitotic divisions are cleavage. तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16. The embryo with 8 to 16 blastomeres is called morula. तो यहाँ पर 4 blastomeres हैं, यहाँ पर 8 एंड यहाँ पर 16. The morula continues to divide and transforms into blastocyst. So this outer layer is trophoblast, okay, and an inner group of cells attached to trophoblast called inner cell mass. This is inner cell mass. Next one, implantation on 6th day. The trophoblast layer then gets attached to the endometrium and the inner cell mass gets differentiated as embryo. So ये देखिए ये यूटेराइन कॉलमनर सेल्स हैं, तो इसके साथ ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाते हैं. तो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं एडहेसिन्स, सो दे हेल्प इन कैप्चरिंग द ब्लास्टोसिस्ट एंड देन द यूटेराइन सेल्स विल कवर द ब्लास्टोसिस्ट.
The blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation and it leads to pregnancy. अब इस पे based a question. Again, जब भी दो columns हों, read the column with more words. Embedding of blastocyst in the endometrium is implantation. D1. D1 is in B and D. Then group of cells that would differentiate as embryo. These are inner cell mass, C2. C2 is here. Option B is the right answer. Outer layer of blastocyst attached to the endometrium is trophoblast. Mitotic division of zygote are called cleavage. Morula is a developmental stage between zygote and blastocyst. Correct. A is correct. अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसेंटा की. आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. The chorionic villi and uterine tissue become interdigitated. देखिए इस रीजन में देखिए. So jointly they will form placenta, which is structural and functional unit between developing embryo and maternal body. Placenta facilitate the supply of oxygen and nutrient to the embryo, and carbon dioxide and excretory waste are removed from embryo. The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord, which helps in the transport of substances to and from the embryo. अभी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लेसेंटल हॉर्मोन्स. ओके, HCG, HPL, estrogen, progestogens. Placenta also acts as an endocrine tissue. In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by ovary. HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy. तो मैंने स्टार से मार्क भी किया है. ओके, ये तीन हार्मोन they are seen only in pregnant women. So in addition, during pregnancy, the levels of other hormones also increase several fold. तीनों ही important है and hormones play very important role. So luckily आपके syllabus में ये डिटेल्स नहीं है कि एक्टोडर्म से कौन से ऑर्गन्स हैं, एंडोडर्म से कौन से हैं एंड मीसोडर्म से कौन से हैं. ओके, तो वो भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है और आपको वो सब लोड नहीं लेना है. जस्ट इतना याद रखना है कि आफ्टर इम्प्लांटेशन 3 जर्म लेयर्स बनती हैं. ओके, एंड स्टेम सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द इनर सेल मास. स्टेम सेल्स गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. नीट 2025 का क्वेश्चन. प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, MSH एंड कैटेकोलामाइंस. सो प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूटियम है, रिलैक्सिन इज ओवरी, MSH pars intermedia, catecholamine adrenal medulla. Option 1. Which of the following secrete hormone relaxin during later phases of pregnancy? So ovary में produce होता है. Corpus luteum first 3 months तक, जो कि 10 to 12 weeks होते हैं, progesterone produce करता है and after that placenta takes over. Corpus luteum persists in ovary and in later stages of pregnancy it produces relaxin, and relaxin will help in relaxing the body. Okay, increases the flexibility of the pubic symphysis. So option 3 is cancer है. Then match question में placenta produces human chorionic gonadotropin. Option 2 is the only one with A2 combination. Zona pellucida, layer of ovum, bulbourethral gland, lubrication, Leydig cells, androgen, testosterone. Which hormone prevents degeneration of corpus luteum if pregnancy occurs? So it is HCG. In the absence of fertilization, corpus luteum degenerates into corpus albicans. अब बात करते हैं 40 weeks of intrauterine development, जो कि 9 months होते हैं. दिस इज द पैराग्राफ. पहले देखिए जेस्टेशन पीरियड क्या होता है. इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 months, जो कि वीक्स में अराउंड 40 weeks होता है. डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट्स एंड कैट्स? सो डॉग्स एंड कैट्स में अबाउट 2 months है,
एलिफेंट्स में 22 मंथ्स। अब इस टेबल में मैंने समराइज कर दिया है मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एंड ऑफ फर्स्ट मंथ हार्ट इज फॉर्म्ड, एंड ऑफ सेकेंड मंथ limbs and digits develop, end of third month most major organs are formed, limbs and external genitalia develop, during fifth month first movement and appearance of hair on head is observed, okay, during fifth month. Then end of sixth month body is covered with fine hair, eyelids separate, eyelashes are formed. End of ninth month fetus is fully developed and ready for delivery. अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन था नीट 2025 में, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स 3 months. दिस इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। तो अगर आप देखें जहाँ पर ए है वहाँ पर बी नहीं है, ओके तो बी को आप स्किप कर सकते हैं, वो इनकरेक्ट होगा। In human pregnancy, major organ systems are formed after 1 month of gestation. 1 month के बाद सिर्फ हार्ट बनता है, B is incorrect. C is in human pregnancy, heart is formed after 1 month. C is correct. A and C is in option 4. तो D and E आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि A C option 4 में ही है. So we have the answer. In human pregnancy, limbs and digits develop by the second month. Correct. In human pregnancy, the appearance of hair is usually observed in the 5th month. This is also correct. Next topic, parturition. इसमें R silent है, okay? Parturition. The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called gestation period. Vigorous contraction of uterus at the end of pregnancy causes expulsion or delivery of the fetus. The process of delivery of the fetus is called parturition. So ये neuroendocrine mechanism है इसमें. Parturition signals originate from, तो ये दो sources हैं, fully developed fetus and placenta. So this leads to fetal ejection reflex. Parturition signals induce FE reflex, fetal ejection reflex. It refers to mild uterine contractions. So mild uterine contractions को ही fetal ejection reflex कहते हैं. तो in response to these contraction, oxytocin is released from pituitary, maternal pituitary. क्योंकि अभी आपको फीटल पिट्यूटरी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, दोनों एक्टिव हैं, ओके तो आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ध्यान देना कि मैटरनल पिट्यूटरी मेंशन्ड है या फीटल पिट्यूटरी. देन दिस ऑक्सीटोसिन okay acts on the uterine muscle. It causes stronger uterine contractions which in turn stimulates further secretion of oxytocin. तो इस साइकिल को पॉजिटिव फीडबैक साइकिल कहते हैं. तो इस तरह से जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस हैं यूट्रस के वो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे एंड दिस विल हेल्प इन इजेक्शन ऑफ द फीटस. तो इट विल कम आउट ऑफ द बर्थ कैनाल. So this is the mechanism of parturition, neuroendocrine mechanism. Which of these is not an important component of initiation of parturition in humans? So prolactin का role नहीं है इसमें, okay? So option 1 is the answer. Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. What do you think the doctors inject to induce delivery? सो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज इम्पॉर्टेंट, ओके तो यही इसका आंसर होगा. डॉक्टर्स इंजेक्ट ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन का जो सिंथेटिक फॉर्म है उसे पिटोसिन कहते हैं. दिस इंड्यूसेस लेबर कॉन्ट्रैक्शन. लेबर चाइल्ड बर्थ के ही कॉन्ट्रैक्शंस को कहते हैं. अब लास्ट पार्ट चाइल्ड केयर लैक्टेशन, ओके इसमें हम ब्रेस्ट एनाटमी पढ़ेंगे. लैक्टेशन, सो देखिए ब्रेस्ट में लोब्स होते हैं, तो ये आपको दिख रहा है आउटर लाइनिंग, दिस इज लोब. देन लोब्स के अंदर ये जो सैक्स हैं दीज आर कॉल्ड एल्व्यूलाई, मैमरी एल्व्यूलाई. देन एल्व्यूलाई से जो ट्यूब्यूल्स आ रहे हैं दोज आर मैमरी ट्यूब्यूल्स. एंड देन मैमरी ट्यूब्यूल्स विल जॉइन टू फॉर्म मैमरी डक्ट. मैमरी डक्ट ओपन इनटू एम्प्यूला.
एम्प्यूला विल ओपन इन लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज लोब। ओके, तो इस तरह से 15 to 20 लोब्स होते हैं इन ईच ब्रेस्ट। तो ये लेबल्स हैं जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। मेमोरी लोब, alveolus, duct, ampulla, lactiferous duct, then areola. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 lobes. ये नंबर important है। तो lactation consultant, they advise new mothers how to feed the newborns. So देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें कि लैक्टेशन कंसल्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। वो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि किस तरह से बेबी को पोजीशन करना पड़ता है सो दैट प्रॉपर लैचिंग हो। ओके, तो देन ये जो मिल्क फ्लो है वो ईजिली होगा। ओके, तो कभी कभी जो न्यूबॉर्न होते हैं वो खाली निप्पल के टिप को ही अपने मुंह में लेते हैं, बट दे आर सपोज टू ओपन द माउथ कंप्लीटली। ओके, तो मदर्स को इस तरह से इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि बेबी का जो फुल माउथ है वो एरियोला पे आए, एंड इस तरह से प्रॉपर फीडिंग पॉसिबल होगी। Arrange the following parts in human mammary gland traversing the route of milk ejection. सो एल्व्यूलाई में मिल्क प्रोड्यूस होता है, स्टोर होता है, एंड देन लैक्टिफेरस डक्ट से बाहर निपल के थ्रू आता है। तो C to B इज इन ऑप्शन नंबर 3. The mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk towards the end of pregnancy by the process called lactation. This helps the mother in feeding the newborn. The milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum. They contain several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn babies. ओके, तो ये एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। रेडीमेड एंटीबॉडीज बेबी को मिल रही है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज recommended by doctors for bringing up a healthy baby. So देखिए, ब्रेस्ट मिल्क बेबीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स बिकॉज इट कंटेन्स एंटीबॉडीज। ओके, सेक्रेटरी एंटीबॉडीज IgA होती हैं। इसके साथ साथ जो ब्रेस्ट मिल्क है वो स्टेराइल होता है। ओके, तो अगेन कोई कंटेमिनेशन नहीं है। इट इज़ वार्म, करेक्ट टेम्परेचर है। ओके, विच इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि बेबी का गट अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। Breast milk contains right proportion of nutrients, minerals and water. And most importantly, breastfeeding develops intimacy between mother and child. अब breast milk से related कुछ questions हैं. Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains immunoglobulin A. Breastfeeding during initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing a healthy baby. A is correct. Colostrum contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn baby. Correct. So both are correct and this is the right explanation. It is recommended by doctor for bringing a healthy baby because it contains several antibodies and antibodies will contribute to health. So option 1 is the answer. So several antibodies for newborn babies. C1. C1 is in option 1. Next, collection of ovum after ovulation. That is by Fimbre. D2. Fetal ejection reflex. It helps in parturition. A3. A3. Secretion of hormone HCG. This is by placenta. B4. तो इसके साथ ही हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर कर लिए एंड वी ऑल्सो कवर्ड द MCQs ऑफ पास्ट नीट पेपर्स एंड exemplar questions. So we completed all these topics in this one single video. Thanks a lot for watching my video and I sincerely wish this video helps in thorough preparation for NEET exam. अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की।